Assalamu alaikum students. Welcome to the ChemQuest. In this class of analytical chemistry, we will discuss today about laboratory materials and reagents. Particularly, we will discuss about reagents. So let's continue. What are laboratory materials which are used for the manufacturing of laboratory apparatus? So this is the borosilicate glass for which the brand name is Pyrex. लेबॉर्ट्री के अंदर जो भी हमें बीकर्स, फ्लास्क्स और पाइपर्स एंड ब्यूरेट्स नज़र आते हैं वो पायरेक्स जिसका ब्रांड नेम पायरेक्स है और वैसे इसका नेम बोरोसिलिकेट ग्लास होता है या फिर इसको कीमेक्स भी बोलते हैं. दिस इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बीकर्स, फ्लास्क्स एंड पाइपर्स. And it is stable to hot solutions and to rapid changes in temperature. For most specific applications, there are several other materials employed that may possess advantages with respect to chemical resistance, thermal stability, and so forth. So borosilicate glass, this is the most commonly used material for manufacturing of laboratory apparatus. बाकी हमने क्लास में भी डिटेल से लेबॉर्ट्री अपरेटस जो यूज़ होता है वो डिस्कस किया था. एंड फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो ये मटेरियल्स के अंदर फिर जो हमने क्लास में डिस्कस किया था यानी जो अपरेटस हम लैब के अंदर यूज़ करते हैं जो हमने क्लास में डिस्कस किया था वो आपने सारा इसमें लिखना होगा. ठीक है. अब बोरोसिलिकेट ग्लास जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ laboratory apparatus. Other than that, if we need something else specification, then we can use other material related to chemical resistance, thermal stability, and other changes which are required in the laboratory. So chemicals, as I have already said, the main topic of discussion of this lecture are the chemicals. The different grades of chemicals are listed on the inside back cover of the text. अब केमिकल्स में ये होता है कि जो केमिकल वाली अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के जर्नल्स होते हैं और उन जर्नल्स के बैक कवर टेक्स्ट के जो बैक कवर्स होते हैं डिफरेंट ग्रेड के केमिकल्स वहाँ पर दिए जाते हैं. इन जनरल ओनली अमेरिकन केमिकल सोसाइटी रीजेंट ग्रेड और प्राइमरी स्टैंडर्ड केमिकल्स शुड बी यूज्ड इन द एनालिटिकल लेबॉर्ट्री. तो अब जो अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के रीजेंट ग्रेड्स या फिर जो प्राइमरी स्टैंडर्ड केमिकल्स हैं एनालिटिकल लेबॉर्ट्री के अंदर सिर्फ वही यूज़ करने चाहिए. प्राइमरी स्टैंडर्ड कुछ मैंने ऑलरेडी आपको लैब में बताया था व्हाट आर द प्राइमरी स्टैंडर्ड्स और इस लेक्चर में हम डिटेल से प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस या रीजेंट्स की करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे. द अमेरिकन केमिकल सोसाइटी पब्लिशेस कॉम्पेंडियम. कॉम्पेंडियम क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ कंसाइज बट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्पेशली इन अ बुक और अदर पब्लिकेशंस. तो अमेरिकन केमिकल सोसाइटी ने और तमाम जो एनालिटिकल लेबॉर्ट्री में एनालिटिकल ग्रेड के रीजेंट्स यूज़ होते हैं उनके मुतलिक एक कॉम्पेंडियम इशू किया है, बुक इशू की है और उस बुक के अंदर जो स्पेसिफिकेशंस हैं हर केमिकल की जो कि एनालिटिकल लेबॉर्ट्री में यूज़ होती हैं उन स्पेसिफिकेशंस को इस बुक के अंदर दिया गया है. इसलिए जब भी हम कोई एनालिटिकल ग्रेड का रीजेंट यूज़ करते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर तो हम पहले उस कॉम्पेंडियम के अंदर उस कलेक्शन के अंदर जाके देखते हैं कि इस ये जो हम यूज़ कर रहे हैं मटेरियल या सब्सटेंस उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं और उससे हमें ये पता चलता है कि इस केमिकल को जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज़ करने के काबिल है भी या नहीं. ओके. ऑफ टेस्ट फॉर evaluating the purity and quality of basic laboratory chemicals. Reagent chemical that do not reference the ACS meet the manufacturers on reagent specifications.
विच वेरी अमंग सप्लायर्स। इसके अलावा अगर आपका जो केमिकल है अगर उसके अंदर ACS का रेफरेंस यानी अमेरिकन केमिकल सोसाइटी का उसका स्पेसिफिक एक नंबर होता है, अगर वो रेफरेंस नंबर नहीं दिया हुआ तो फिर जो मैन्युफैक्चरर्स ऑन रीजन स्पेसिफिकेशंस हैं वो पब्लिश की होती हैं और ये वेरी करती हैं अमंग सप्लायर्स, और ये सप्लायर के ऊपर फिर डिपेंड करता है। तो अगेन वही बात आ जाती है कि जो सबसे काबिल इत्मीनान रीजेंट्स हैं वो ACS के हैं, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के। और ACS जो है हर केमिकल को एक नंबर असाइन करता है और उस नंबर के बेस पे हम उस कॉम्पेंडियम के अंदर जाके देख सकते हैं कि इस रीजेंट को चेक करने के लिए कौन से टेस्ट और उसकी प्योरिटी और क्वालिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए, एवेलुएट करने के लिए कौन से टेस्ट यूज़ किए गए हैं। और दूसरा ये कि उसके अंदर फिर इस केमिकल का मॉलिक्यूलर वेट जितने टेम्परेचर तक उसको यूज़ किया जा सकता है, इसके अलावा उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसकी डेंसिटी, ये सारी चीज़ें उस नंबर के अंडर दी होती हैं। और अगर कोई केमिकल ACS के रेफरेंस को कोट नहीं करता तो वो फिर मैन्युफैक्चरर्स ऑन रीजन स्पेसिफिकेशंस मीट करता है और ये स्पेसिफिकेशंस वेरी करती हैं अमंग डिफरेंट सप्लायर्स। Okay, the reagent grade chemicals, besides meeting minimum requirements of purity, may be supplied with a record of analysis of the impurities printed on the label. As I have already said, आमतौर पे जो reagent या chemical की जो bottle होती है उसके ऊपर label लगा होता है और उस label के ऊपर मुख्तलिफ जो criteria है या requirements हैं purity की वो मेंशन होती हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड केमिकल्स आर जनरली एट लीस्ट 99.95% प्योर। तो जो प्राइमरी स्टैंडर्ड केमिकल्स हैं वो 95.95% प्योर होते हैं। दे आर एनालाइज्ड एंड द रिजल्ट्स आर प्रिंटेड ऑन द लेबल। ऑलरेडी उनको एनालाइज किया जा चुका होता है और उनके रिजल्ट्स लेबल के ऊपर दिए जाते हैं। दे आर मोर एक्सपेंसिव एंड रीजेंट ग्रेड केमिकल्स एंड आर यूज्ड ओनली फॉर द प्रेपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस or for the standardization of a solution by reaction और टाइट्रेशन विद इट। अच्छा, अब जो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और प्राइमरी स्टैंडर्ड्स को हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है ये मैं लैब के अंदर आपको बता चुकी हूँ। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसकी मोलैरिटी हमें पता होती है और वो नॉन हाइग्रोस्कोपिक होता है। और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को हम यूज़ करते हैं जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड है उनकी स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। यानी आसान लफ्ज़ों में हम ये कहते हैं कि जो प्राइमरी स्टैंडर्ड हैं वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं और प्राइमरी स्टैंडर्ड के स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस को हम यूज़ करते हैं दूसरे जो सॉल्यूशंस हैं उनकी स्ट्रेंथ या उनकी मोलैरिटी डिटरमिन करने के लिए। और इसके लिए जो सोफिस्टिकेटेड या जो पॉश वर्ड हम यूज़ करते हैं वो होता है स्टैंडर्डाइजेशन। यानी प्राइमरी स्टैंडर्ड chemicals या primary standard solutions, these are used for standardization of a solution which is normally secondary standard. So primary standard are used in order to determine the strength or molarity of the secondary standard. Not all chemicals are available in primary standard grades. अब सारे के सारे chemicals नेचुरली अवेलेबल नहीं होते प्राइमरी स्टैंडर्ड ग्रेड के अंदर। कुछ केमिकल्स ऐसे भी होते हैं कि वो अवेलेबल ही सेकेंडरी स्टैंडर्ड में होते हैं, यानी ये उनकी नेचर है कि वो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं और वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते ही करते हैं। There are special grades of solvents for special purpose, for example, spectroscopy और liquid chromatography, mass spectrometry grades। अब टाइट्रेशन के अलावा हम दूसरी जो सोफिस्टिकेटेड और जो एडवांस किस्म की टेक्निक्स हैं उनके लिए भी हमें सॉल्वेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और आम तौर पे वो सॉल्वेंट्स स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं और उनके स्पेशल ग्रेड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये सॉल्वेंट्स यूज़ हो रहे होते हैं और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में
या मास स्पेक्ट्रोमेट्री ग्रेड्स के ये सॉल्वेंट्स होते हैं। दीज आर स्पेसिफिकली प्योरीफाइड टू रिमूव इम्प्योरिटीज दैट माइट इंटरफियर इन दी पर्टिकुलर एप्लीकेशंस। तो उनको स्पेसिफिकली प्योरीफाई किया जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या मास स्पेक्ट्रोमेट्री ग्रेड के जो सॉल्वेंट्स होते हैं, क्योंकि उनकी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन होती है। Likewise, there are semiconductor grade acids that are specially refined and tested in greater detail for trace elemental impurities, typically in the parts per billion ranges. So this is very very important. यानी कुछ हमारे पास ऐसे भी सॉल्वेंट होते हैं जो सेमीकंडक्टर ग्रेड के होते हैं एसिड्स, और उनको इम्प्योरिटीज़ के लिए टेस्ट किया जाता है स्पेसिफिकली इवन इफ द इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट इन पार्ट्स पर बिलियन रेंजेस। यानी इसका मतलब ये है कि अगर इम्प्योरिटी एक पार्ट इन बिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है या एसिड भी प्रेजेंट है, तो इतनी इम्प्योरिटी भी उसकी सेमी कंडक्टर बिहेवियर को इफ़ेक्ट कर सकती है। तो इसलिए अगर वो इम्प्योरिटी इतनी कम अमाउंट में भी, यानी सिर्फ एक हिस्सा इम्प्योरिटी का प्रेजेंट है बिलियन पार्ट ऑफ एसिड, तो उसको भी चेक किया जाता है और फिर वो सेमीकंडक्टर ग्रेड एसिड जो हैं प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर एक्सपेरिमेंटेशन इन द लेबोरेटरी। So now we will see what is standard solution. Solutions of accurately non-strength, these are called standard solutions. So this is the perfectly defined definition of standard solution. Standard solution वो होता है जिसकी strength हमें पता होती है। यानी जैसा कि मैंने आपको लैब में भी बताया था, फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन 1 मोलर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमें 40 ग्राम को डिज़ोल्व करना पड़ेगा इन अ लीटर ऑफ द सोल्यूशन। तो इस तरह हम कहेंगे कि वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन वो होता है जिसकी स्ट्रेंथ हमें पता होती है। अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन contains a non weight of reagent in a definite volume of solution. I have already explained this. तो जो एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन है उसमें एक नॉन वेट ऑफ रीजेंट, जैसा कि मैंने कहा कि 1 मोलर अगर हम NaOH प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसमें 40 ग्राम NaOH हम डालेंगे। डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर होगा, तो हम इस तरह से 1 मोलर प्रिपेयर कर पाएंगे। अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग एन एक्यूरेटली weighed quantity of a highly pure substance in a definite volume of solvent। अच्छा, वैसे जो NaOH है वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की डेफिनेशन को पूरा नहीं करता क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है। आगे जाके स्लाइड में मैंने एग्जांपल दी गई हैं हाईली प्योर सब्सटेंसेस की, जो कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतरते हैं क्योंकि वो नॉन हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो है वो नॉन हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए। उसका नॉन अमाउंट एक नॉन सॉल्वेंट के अंदर जब हम डिज़ोल्व कर देते हैं तो इस तरह से उसकी स्ट्रेंथ या उसकी मोलैरिटी हमें पता होती है, तो उसको हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी स्टैंडर्ड्स एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है? इसके अंदर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक्सट्रीमली प्योर होता है, हाईली स्टेबल एनहाइड्रस होता है, लेस हाइग्रोस्कोपिक होता हैज़ वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट, आमतौर पे उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, कैन बी वेड इजीली, उसको हम आसानी से वे कर सकते हैं, शुड बी रेडी टू यूज़ एंड अवेलेबल, शुड बी प्रेफरेबली नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, एंड शुड नॉट बी एक्सपेंसिव। तो दीज आर द characteristics of primary standards. Now we will study these characteristics one by one. So primary standard should be extremely pure. Primary standard material should be extremely pure, which means that it should be a chemical of high grade of high purity, preferably 99.98%. तो प्राइमरी स्टैंडर्ड जो है वो बहुत प्योर होना चाहिए, इसमें बिल्कुल कोई इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, और जो उसकी प्योरिटी की परसेंटेज है ये 99.98% प्योरिटी को इसको मीट करना चाहिए। सेकंड जो है, इट शुड बी हाईली स्टेबल, विच मीन्स इट usually does not react easily when kept it in its pure form, or in other words it should have very low reactivity.
तो जो प्राइमरी स्टैंडर्ड है वो आमतौर पर इतनी आसानी से, यानी अगर आप इसे ओपन एटमॉस्फेयर में भी या इसकी बॉटल ओपन भी रह जाए तो ये इतनी आसानी से रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि ये नॉन हाइग्रोस्कोपिक होता है, तो ये इतना रिएक्टिव नहीं होता। बिकॉज इफ़ अ रिजेंट रिएक्ट्स इजीली विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और वाटर or changes its property over time, then it is unreliable chemical to use as primary standard. So as I have already said, it should be highly stable, क्योंकि अगर वो स्टेबल नहीं होगा तो वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन या वाटर के साथ आसानी से रिएक्ट करेगा और वो फिर अनरिलायबल होगा। इट शुड बी एनहाइड्रस, इसको एनहाइड्रस होना चाहिए। एनहाइड्रस का मतलब है कि इसके अंदर कोई वाटर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेशन शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इट डज़ नॉट कंटेन एनी वाटर मॉलिक्यूल इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल शामिल नहीं होना चाहिए। एग्जांपल गिवन, मैग्नीशियम सल्फेट इज फाउंड विद फार्मूला MgSO4 7H2O। Therefore, to prepare primary standard solution of magnesium sulfate, anhydrous magnesium sulfate preferably of analytical reagent grade with purity greater than 99.98% will be required. So now they have there it is given the example, यानी जो मैग्नीशियम सल्फेट है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, इसके साथ 7 वाटर मॉलिक्यूल इसकी स्ट्रक्चर में शामिल हो जाते हैं, पर मॉलिक्यूल हो सकते हैं पर फार्मूला यूनिट। लेकिन अगर हम उसका प्राइमरी स्टैंडर्ड प्रिपेयर करना चाहते हैं तो प्रेफरेबली हम यूज़ करेंगे एनहाइड्रस मैग्नीशियम सल्फेट। ना सिर्फ ये कि वो एनहाइड्रस होना चाहिए बल्कि उसकी प्योरिटी भी प्रेफरेबली 99.98% होनी चाहिए। जो फोर्थ है, इट शुड बी नॉन हाइग्रोस्कोपिक, एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए या लेस हाइग्रोस्कोपिक, जो कि मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। यानी प्राइमरी स्टैंडर्ड जो सब्सटेंस है, इट शुड नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, उसे मॉइस्चर एब्जॉर्ब एटमॉस्फेयर से नहीं करना चाहिए। उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होना चाहिए, ताकि जो वेइंग के दौरान एरर्स हैं उनको मिनिमाइज किया जा सके। Okay, now we will see the examples of primary standards. These are materials which, after drying under the specified conditions, are recommended for use as primary standards in the standardization of volumetric solutions. तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन यूज़ किए जा सकते हैं, these are potassium hydrogen phthalate, that is C8H5, KO4, इसके अलावा anhydrous sodium carbonate, these can be used as primary standards. redox titration में arsenic trioxide, sodium oxalate and potassium bromide, these can be used as primary standards, while in case of precipitation titration, sodium chloride can be used as primary standard substance. So uses of primary standards used to standardize a volumetric solution. They are used for standardization of titration solutions. They are used for calibration of secondary standards, used as reference to determine unknown concentration or to calibrate analytical instruments. This is instrument, right? Complete word is instrument. बाकी ये तीन तो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिए हैं। बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि प्राइमरी स्टैंडर्ड को वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस सॉल्यूशन में हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड को टाइट्रेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्राइमरी स्टैंडर्ड है उसको डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको उनकी कैलिब्रेशन के लिए भी ब्लैंक सॉल्यूशन के तौर पर प्राइमरी स्टैंडर्ड्स को ही यूज़ किया जाता है। Okay, now we will discuss about secondary standard. A secondary standard is a solution which contain exactly known amount of the substance in unit volume of the solution, which is determined by titrated against a primary standard. राइट तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन में हमें पता तो होता है कि हमने कितनी अमाउंट डिजॉल्व की है, बट एज दे आर हाइग्रोस्कोपिक सो दे कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर विद पैसेज ऑफ टाइम।
और इसका मतलब एक्चुअली ये नहीं है कि उनकी मोलारिटी मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर NaOH का 1 मोलर सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया है और फिर हम उसे लैब में अगर तो हम उसे फॉर एग्जांपल फनल जो हमारी टाइट्रेशन फ्लास्क है उसको क्लोज करके भी रख दें, उसके ऊपर स्टॉप कॉक दे के अच्छे तरीके से, तब भी हम उसकी मोलारिटी चेंजेस रोक सकते हैं एक्चुअली, क्योंकि हम उसका एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन प्रेफरेबली ये होगा कि अगर हमें उसे कुछ दिनों के बाद यूज़ करना पड़े तो और सेंसिटिव किस्म के एक्सपेरिमेंट्स में उसको यूज़ करना हो, सो वी शुड नो इट्स एग्जैक्ट मोलारिटी, क्योंकि ये पॉसिबल है कि मोलारिटी के अंदर माइन्यूट चेंजेस आ जाएं और वो माइन्यूट चेंजेस दे कैन इम्पेक्ट आवर रिजल्ट्स। तो इस को रोकने के लिए फिर हमें पता होना चाहिए कि जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड फॉर एग्जांपल NaOH है उसकी एग्जैक्ट मोलारिटी क्या है। तो जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है उसमें हमें पता तो होता है कि कितनी अमाउंट है, बट विद पैसेज ऑफ टाइम उसकी चेंज्ड मोलारिटी को डिटरमिन करने के लिए हम फिर एक प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस यूज़ करते हैं। और अ सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ द डिसॉल्व्ड सॉल्यूट हैज़ बीन डिटरमिन्ड by reaction with a primary standard solution. So definitions are almost the same. Secondary standard properties. A secondary standard is a chemical or reagent which has certain properties such as it has less purity than primary standard. इसकी purity primary standard से कम होती है. Less stable and more reactive than primary standard. ये primary standard से ज़्यादा reactive होता है. But its solution remains stable for a long time. यानी इसका solution stable रह सकता है, लेकिन after some days its molarity will change. Titrated against primary standard, और इसको primary standard के against titrate करके उसकी exact molarity हम अगर कुछ अरसा के लिए उसे रखा है तो हम मालूम कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या है? द फाउंडेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड is an example of secondary standard. Commercially available NaOH contains impurities of sodium chloride, sodium carbonate and sodium sulfate, and eagerly absorb water from the atmosphere. So as I have already said, NaOH is an example of secondary standard, और जो कमर्शियली अवेलेबल NaOH है वो प्योर भी नहीं होता बल्कि उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, लाइक सोडियम क्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट है या सोडियम सल्फेट एज इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हो सकती है, और वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर में से। Thank you very much for having this lecture. So if you have understood, please subscribe, like and share. Allah Hafiz.